हेलो, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। जैसा कि हम लोग पैरामेडिकल्स के लिए अभी स्टडी कर रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तरंग और ध्वनि पे कुछ बातें की थी और उसका कौन सा टाइप होता है वो समझे थे। फिर हम लोगों ने तरंग के लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव किया था और उसके बाद कुछ पैरामेडिकल में आने वाले इम्पोर्टेंट आंकिक सवालों का भी कैलकुलेशन किया था और समझा था कि इस तरह का कैसा सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग तरंग का ही जो सेकेंड पार्ट है ध्वनि, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और इससे बहुत सारे सवाल आने की संभावना होती है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल आ सकता है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए ताकि इन सारी बातों को आप नोट अच्छे से कर सकें। ठीक है, ध्वनि आपका पैरामेडिकल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इससे एक दो सवाल आपका आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ध्वनि में क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले ध्वनि के परिभाषा के बारे में देखते हैं कि ध्वनि क्या होता है। तो देखिए ध्वनि के बारे में लिखा गया है, यहाँ पे देखिए ध्वनि के बारे में क्या लिखा गया है कि ध्वनि एक प्रकार का जो है कंपन है। ठीक है, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ये एक तरंग ही है बेसिकली। ठीक है, जो किसी ठोस द्रव और गैस से होकर संचरित होता है। ठीक है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब हम लोग तरंग पढ़ रहे थे तो पता चला था कि ये ध्वनि जो होती है इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए लिखा गया है कि ये ठोस द्रव और गैस में होकर के संचरित होती है, मतलब ठोस द्रव गैस में प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, यानी कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम क्या होना जरूरी है। ठीक है, ये पहला सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका बोला गया पॉइंट कि ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्वनि कैसी तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में देखा होगा कि अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ क्या होती है, ये सारी चर्चा हमने किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तरंग का तो जा करके पहले सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस ध्वनि वाला सेक्शन को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहा जाता है जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। ठीक है, आपको बताया गया था कि ध्वनि जो होती है उसको तीन कैटेगरी में हम लोग बांटे हुए थे। ठीक है, एक को हम लोग कह रहे थे श्रव्य ध्वनि, जिसको मनुष्य सुन सकता है, इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इससे क्वेश्चन आता भी है। इसका जो रेंज होता है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसके बीच में अगर ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है वो होगा तो ये श्राव्य तरंग कहलाती है, जो मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, और अगर 20,000 से ऊपर होगी तो इसको हम लोग प्राश्रव्य तरंग कहेंगे। ठीक है, तो ये भी सवाल आपका आता है कि मानव का जो कान है वो कितना हर्ट्ज तक का ध्वनि सुन सकता है, तो आप बोलेंगे 20 से 20,000। ठीक है, यहाँ देखिए तरंग के दो प्रकार हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया टेबल तरंग के बारे में कि एक यांत्रिक तरंगे होती है और एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो यांत्रिक तरंगे जो है एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं और एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया, जैसे रेडियो तरंगे हैं, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म किरणें हैं और दृश्य तरंगें। ये तरह कुछ तरह का आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया कि ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगें वो तरंगें होती है जिसमें आपको माध्यम की जरूरत होती है उसके संचरण के लिए, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पढ़े कि ध्वनि जो होता है कैसी तरंगे हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और चूंकि ये आपका यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है तो इसलिए इसको माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन होती है, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। देखिए अनुप्रस्थ तरंग का जो होता है ना, ये सिर आपका इस तरीके से उत्पन्न होता है, श्रृंग और गर्द के रूप में उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल दिया गया, कभी कभी पूछ देता है कि दिए गए 4 विकल्प में कौन अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो आपको एग्जाम्पल याद होगा तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा स्थिर जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंगे। जब आप किसी पानी में या तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो आपका जो पानी की सतह होती है उसकी लहर जो होती है वो वहां से आपके जमीन तक आ जाता है, इसी रेंज में आता है, इसी तरीके से अनुप्रस्थ तरीके से श्रृंग और गर्त में होते हुए फैलते हुए पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका प्रकाश तरंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंगे। दूसरा है आपका प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे भी जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तीसरा है भूकंपीय तरंगे में जो आपका एस तरंग है, भूकंपीय तरंगे का बहुत सारा टाइप है, याद रखना है इसको है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे जो होती है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। डायरेक्ट आप इसका नाम याद रखें, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा है
डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगें, जैसे सितार है, गिटार है, बीना है, इस तरीके का जो भी आपका तरंग उत्पन्न करता है, ये सारा आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। अनुदैर्घ्य तरंगों में आपका सबसे पहले आ रहा है ध्वनि तरंगे, ठीक है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ध्वनि तरंगे। उसके बाद है भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस तरंगे जो होता है भूकंप में वो आपका अनुप्रस्थ होता है, लेकिन आपका जो भूकंप में पी तरंगे होती है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों का मतलब ये होता है कि ये जो है ना इस तरीके से उत्पन्न होती है, ठीक है, संपीड़न और विरलन के रूप में ये उत्पन्न होती है, इस तरीके से चलती है। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका ये हो गया भूकंप में पी तरंगे। उसके बाद है वृत्ताकार स्प्रिंगों में जो आपका उत्पन्न तरंगे होता है, कोई भी वृत्ताकार तरंग होगा उसमें जो उत्पन्न तरंगे होगी वो भी आपका जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, अर्थात यह निर्वात में गमन नहीं कर सकता। सही बात है, पहले इससे पहले भी हम लोगों ने आपको बताया कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है और इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत अवश्य रूप से पड़ती ही पड़ती है। अगर माध्यम नहीं है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु में जब कंपन होता है तो आपको साउंड सुनाई पड़ता है। ठीक है, आगे क्या कहता है जो देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा गया आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया। यही वाली बात आपको हम बता रहे थे कि देखिए आपका जो ध्वनि होता है वो 3 तरीके का होता है। इसको हम आवृत्ति के आधार पे बांटे हुए। ठीक है, पहला को बोले हुए अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, अपश्रव्य इसका नाम है, अपश्रव्य तरंगे। दूसरा है आपका श्रव्य तरंगे और तीसरा जो है आपका पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। इंग्लिश में अपश्रव्य को क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। श्रव्य को कहते हैं ऑडिबल वेव और आपका पराश्रव्य को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक इसका नाम है। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है तो बोला 20 हर्ट्ज से अगर कम है, 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो इसको हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर है तो इसको हम लोग श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसी तरंग को मानव का जो कान है वो सुन सकता है। ठीक है, मतलब कि 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला जो भी साउंड होगा इसको मानव सुन सकता है, इसके आगे और पीछे नहीं सुन सकता। ठीक है, और आपका 20,000 से अधिक अगर रहा तो इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, इसको सवाल आ सकता है यहाँ से। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन कौन अपश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे गेंडा है, हाथी है, कुत्ता है, डॉल्फिन, ये सब जो होता है आपका अपश्रव्य तरंग को सुन सकता है। और मानव जो होता है वो श्रव्य तरंग को सुन सकता है और चमगादड़ जो होता है वो पराश्रव्य तरंगे का इस्तेमाल करता है, वो इसको सुन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है ध्वनि की चाल जो होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके लिए कि ध्वनि की चाल किस में ज़्यादा होती है, इस तरीके से पूछता है। तो याद रखिएगा कि जो ध्वनि की चाल होती है वो आपका ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद गैस में होता है और उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि ध्वनि तरंग की जो चाल होती है ठोस में सर्वाधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, इस सारी बात को आप नोट करिए, ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन भी देंगे 4 इसी प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जो होती है ठोस में आपका ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, चाल भी ज्यादा होता है और अगर उत्पन्न की बात बोले तो ठोस में आपका जो ध्वनि है वो ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कहता है, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि जब किसी माध्यम में ध्वनि गुजरती है या ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसकी जो आवृत्ति होती है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि जब जो ध्वनि है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो ये जो माध्यम है कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है या फिर ऐसे बोलते हैं हवा से पानी में जा रही है, कुछ भी इस तरीके से, तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, आप याद रखिएगा कि ध्वनि जब किसी माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कभी भी इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। आवृत्ति को ही हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, ठीक है, और दूसरी बात बोला कि इसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या बदलता है, तरंग दैर्घ्य बदलता है, जिसको हम लोग लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाला बात क्या हो गया कि जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य जो होता है बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है कि ध्वनि की चाल
पर भौतिक राशि का प्रभाव। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ध्वनि की जो चाल होती है उस पर भौतिक राशि का मतलब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ताप और दाब। ठीक है, तो ताप और दाब का क्या प्रभाव होता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान ताप पर, ये समान ताप जो है आपका रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, समान ताप पर गैसों में ध्वनि की जो चाल होती है दाब के परिवर्तन से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप दाब बढ़ाते भी हैं, ठीक है, तो इसकी चाल पे कोई परिवर्तन नहीं होता। ये गैस के बारे में बोला कि गैस में ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि समान ताप पर जो गैस में जो होती है ध्वनि की चाल, दाब के परिवर्तन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दाब के बदलने से, प्रेशर के चेंज होने से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट बात हो सकता है। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा कि माध्यम के अगर आप ताप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, तो इसकी जो चाल है वो आपका बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके बाद आपका है ध्वनि का गुण। ठीक है, ध्वनि के दो गुण के बारे में चर्चा हुआ है यहाँ पे। एक तो है इसकी तीव्रता। ठीक है, तीव्रता को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी, और एक होता है तारत्व। तारत्व का मतलब होता है पिच। ठीक है, इंटेंसिटी और इसकी जो पिच होती है, ये ध्वनि के दो गुण है। इस गुण के कारण देखिए क्या क्या होता है। पहला पॉइंट बोला है कि तीव्रता के बढ़ाने से ध्वनि तीव्र सुनाई पड़ती है। ठीक है, तीव्रता को बढ़ाएंगे तो हम लोग का ध्वनि क्या होगा, तीव्र सुनाई पड़ेगा, तीखा सुनाई पड़ेगा। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण होना, तीक्ष्ण का मतलब है पतला होना, तो ध्वनि का मोटा या पतला होना ये तारत्व से पता चलता है। अगर तारत्व इसका क्या है उस पर डिपेंड करता है मोटा या पतला होना। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तारत्व जो होता है जिसको हम पिच कर रहे हैं, ये आपका ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी पर तारत्व, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा घटेगा तो आपका तारत्व भी बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा होगा अगर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ा दे तो इसका पिच भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि आवृत्ति और पिच में सीधा संबंध होता है। याद रखना आपको कि कभी भी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ेगी तो इसका तारत्व बढ़ जाएगा। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि अगर किसी ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तब इसके तारत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चार ऑप्शन दे सकता है, बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलेंगे कि तारत्व के साथ इसका सीधा संबंध होता है, तो अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इसका तारत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि श्रोता और स्रोत दो है, श्रोता और स्रोत के बीच में आपेक्षिक जब गति होती है तो आवृत्ति बदलती है। ठीक है, आवृत्ति क्या होता है, बदलती हुई प्रतीत होती है। यही प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। आपेक्षिक गति का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये ट्रेन चल रही है ना, ये अपना गति में है, और ये जो यहाँ पे आदमी दिख रहा होगा ये भी आपका गति में, किसी भी दिशा में आगे या पीछे हो, तो अगर ये दोनों गति में होगा तो इसमें आपेक्षिक गति होगी, दोनों में रिलेटिव मोशन होगा। और अगर ऐसा होता है तब आपका श्रोता जो होता है वो ऐसा उसको लगता है कि आपका आवृत्ति बदली बदली सी प्रतीत हो रही है, मतलब आवाज इसको चेंज सा फील होता है। इसी इफेक्ट को हम लोग जो है डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सवाल आता है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे डॉपलर प्रभाव जो होता है ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, सोनार एक आपका यंत्र है। देखिए नेक्स्ट है आपका सोनार। तो देखिए यहाँ पे सोनार के बारे में कहा गया है। सोनार क्या होता है, तो बोला सोनार एक तकनीक है जिससे नौकायान जो होता है जल के अंदर जो सतह होती है उसमें वस्तु का पता लगाते हैं कि वस्तु कितनी गहरी है, कितनी ऊंची है, कितना दूर है, इस तरीके का पता लगाते हैं। तो जो आपका नौकायान होता है जो चलता है आपका पानी में, वो आपका पता लगाने के लिए जो होता है सोनार का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक यंत्र है। इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि सोनार जो होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सोनार का उपयोग जो होता है उसमें आपका पराश्रव्य तरंगें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसमें आपको तरंग भेजा जाता है तो और सतह से टकरा के जब आती है तो इससे आपका उनका कैलकुलेशन हो जाता है अपना। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि सोनार में कौन सी तरंग का इस्तेमाल होता है, तो आपको याद रखना है पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंग क्या होती है, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 20,000
जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है परासरब तरंगों में उसकी 20,000 से अधिक होती है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं, ठीक है। भूकंप जो होता है, भूकंप में अपसरक तरंगे जो होती है उत्पन्न होती है, ठीक है। भूकंप में आपका अपसरब तरंगे उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हम लोग जो होता है भूकंप जब आता है तो उसके तरंग को नहीं समझ पाते हैं, और जो आपका कुत्ता वगैरह होता है वो इस तरंग को सुन पाता है, समझ पाता है, और इसीलिए जब भूकंप आने से पहले कुत्ता लोग को पता चल जाता है, ठीक है। अपसरक तरंग क्या होती है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। याद रखिएगा, ये अपसरक तरंग है, और जो आपका परासरब तरंग है इसमें 20,000 से ऊपर होती है। और जो ऑडिबल है, जो श्रव्य तरंग है, वो इंसान सुन सकता है, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि ये देखिए लिखा हुआ है कि कृषि कार्यों में कीटों को मारने के लिए पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कि कृषि कार्य में कीट वगैरह को मारने के लिए कौन सी तरंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर होगा पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकता है ये आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग से द्रव को गर्म किया जा सकता है। पराश्रव्य तरंग जो होता है उसमें एनर्जी होती है, अगर आप उस पर चाहे तो उससे द्रव जो है गर्म हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती है। चमगादड़ जब उड़ता है तो ये तरंग के माध्यम से ही उड़ता है, तो ये कौन सा तरंग उत्पन्न करता है चमगादड़, तो पराश्रव्य तरंगें इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दो आपका क्वेश्चन दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, दोनों क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। बोला कि तरंग गति में कण के जो महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो पढ़ चुके थे हम लोग, इसको आयाम कहते हैं, ठीक है। आपका इसका सेकेंड सवाल है कि हवा में ध्वनि की तरंगें होती है, हवा में ध्वनि की तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या कहता है, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ध्यान देना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान दें इसको अच्छे से, देखिए क्या कह रहा है कि 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगें की तरंग की लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। तरंग की लंबाई दे रखा है 2 मीटर है। यदि इसकी आवृत्ति का मान 100 हर्ट्ज हो तो तरंग की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है समझिए, ये इसकी पहले फ्रीक्वेंसी है 200 मीटर, और ये आपका जो लैम्डा दिया हुआ है वो 2 मीटर है, ठीक है। लैम्डा का मतलब तरंग दैर्घ्य दिया हुआ, इसी तरंग की लंबाई होती है, ठीक है। अब देखिए यहां से सवाल कैसे बनेगा आपका, तो आपको इसे याद रखना है कि जो लैम्डा होती है ना, जो लैम्डा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/v के। ये जो v है आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कौन सा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे म्यू से सूचित किया गया था, ठीक है। लैम्डा बराबर जो होता है, लैम्डा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/फ्रीक्वेंसी के, यानी कि अब इसको इन्वर्सली कह सकते हैं कि लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो इस दोनों में उल्टा संबंध है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी की जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए लैम्डा एफ क्या हो जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार जब कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, देखिए यहाँ पे भी लगाया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी 1/λ1 बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 2/λ2, ठीक है। इसी को वो म्यू से सूचित कर रहा है, आप फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये हो गया फ्रीक्वेंसी 1 और मल्टीप्लाई λ1 बराबर हो गया आपका फ्रीक्वेंसी 2 इंटू λ2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था उसको पुट कर दीजिए। तो देखिए फ्रीक्वेंसी 1 दे रखा था 2 मीटर, आपका जो आपका λ1 दे रखा था वो 2 मीटर था, और फ्रीक्वेंसी 1 था जो 200 हर्ट्ज था, ठीक है। और λ2 आपसे पूछा और फ्रीक्वेंसी 2 आपको दे रखा है कि 200 से 100 हर्ट्ज कर दिया गया, सवाल में देखिए लिखा हुआ है। और इस वाले फॉर्मूले का आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के बाद देखिए आपका सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी 200 गुने 2 किया इंटू 100 इंटू लैम्डा किया है, तो λ2 का यहाँ से वैल्यू जो आ गया वो 4 मीटर आ गया, ठीक है। इस प्रकार जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो आपको ना याद रखना, इस तरह का सवाल पूछा जाता है छोटा छोटा न्यूमेरिकल, तो याद क्या रखना है कि ये जो लैम्डा होता है ना, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे ना तो आपका जो लैम्डा है वो घट जाएगा, और फ्रीक्वेंसी अगर घटाएंगे तो आपका जो लैम्डा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट सवाल है, देखिए बोला गया कि एक रेडियो स्टेशन से 660 किलो हर्ट्ज जो है
कि आवृत्ति प्रसारण हो रही है, ठीक है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो बताएं कि तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसका बेग जो होता है, जो आपका तरंग का बेग होता है वो आपका लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ये का बेग है, ठीक है। और बेग दे रखा है 3 × 10⁸, ठीक है। और लेमडा आपसे पूछा जा रहा है और इसके बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है 660 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज है, इसलिए हमको इसको 1000 से जो है मल्टीप्लाई कर करके, यहाँ देखिए लिखा हुआ 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट किए हैं। किसमें किए हैं? हर्ट्ज में कन्वर्ट किए। और यहाँ से देखिए ये हो गया 660 गुने इतना। और इस प्रकार से जब हम लेमडा इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 3 × 10⁸ होगा और इधर नीचे में 600 गुने 1000 हो जाएगा। और इसको जब हम सोल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5000/11, ठीक है। इसको हम फाइनली जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है आपका 4.55 × 10⁻², ठीक है। इतना मीटर इसका जो है आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपसे पूछा गया कि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी तो वो तरंग दैर्घ्य इतना ही होगा, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आप कोशिश करिए ये सारे सवाल को नोट करिए, क्योंकि ये सारा सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं आएगा। जो सवाल आएगा आपका जो है फॉर्मूला बेस्ड आएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो आप निश्चित रूप से सवाल को बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए छोटा सा सवाल है, बोला है कि एक मनुष्य का आवाज की आवृत्ति दिया हुआ 400 हर्ट्ज है, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य आपका 1 मीटर है। अगर एक बच्चे की आवाज का तरंग दैर्घ्य जो है 0.5 मीटर है तो बच्चे की आवाज की आवृत्ति क्या होगी। तभी जस्ट इसके पहले फॉर्मूला आप पढ़े थे, इसी फॉर्मूला पे आपको बनाना है कि फ्रीक्वेंसी 1 × λ1 बराबर होता है फ्रीक्वेंसी 2 × λ2। देखिए यहाँ पे म्यू बोल दिया गया है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू बोलते हैं। हम यहाँ पे एफ कर देते हैं इसको आपको समझने के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको कि जो अब फ्रीक्वेंसी है वो 400 है और इसका जो लेमडा है 1 है। ये दोनों यहाँ पे देखिए पुट किया गया 400 × 1। और आपका जो फ्रीक्वेंसी 2 है वो पूछा गया कि बच्चे की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो f2 और गुने 0.5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो बच्चे की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आपका 800 हर्ट्ज आ रही है, ठीक है। ठीक, इस प्रकार से जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 800 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है वो कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है। देखना है उस ऑब्जेक्टिव सवाल को अच्छे से कि कैसे इसका हम जवाब दे सकते हैं। और इस तरह का सवाल जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी जब एग्जाम होगा तो आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल है ध्वनि का जो बेग है। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्वनि का बेग महत्तम होता है। तो ध्वनि का बेग कहाँ महत्तम होता है, तो आप पढ़े थे कि ध्वनि का जो बेग होता है उसको हम ठोस में सबसे ज्यादा जानते हैं, उसके बाद आपका द्रव में होता है और उसके बाद आपका गैस में होता है। तो ठोस में सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो निर्वात है तो निर्वात में ध्वनि प्रवेश करती ही नहीं है, चलती नहीं है। हवा में ध्वनि चलती है, द्रव में चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ठोस में होता है। तो ठोस के जगह पे आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है तांबा। तांबा ठोस है, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मनुष्य को ध्वनि का कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति में होती है। तो मनुष्य को ध्वनि का जो कंपन होता है उसको श्रव्य तरंग, आपको जो श्रव्य ध्वनि होती है वही सुनाई पड़ता है और श्रव्य का रेंज होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो तरत्व आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ध्वनि का जो तरत्व होता है वो आपके आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 322 मीटर पर सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। आपको बताए थे कि जब आपका वायु में ध्वनि चलती है और इसका दाब में परिवर्तन कर देते हैं तो इसकी चाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए यहां से देखिए आंसर नंबर हो गया नन। पहले तो कुछ कुछ बढ़ा के दिया हुआ है ये सारी चीजें, तो इसको बनाना भी नहीं है, सीधा इसका नन मारेंगे क्योंकि इसके चाल पे कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। 332 है तो 332 होगा। यहाँ पे देखिए आपको जवाब में हिंट भी लिख दिया गया कि दाब के बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका है निम्न में से ध्वनि तेज यात्रा करती है। तो देखिए आपका जो है स्टील है, वायु है, निर्वात है और जल है। तो ठोस में ही सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर होगा आपका स्टील, चूंकि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसीबल में मापते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डेसीबल। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि मनुष्य के लिए मानक स्तर क्या है। तो आप कहेंगे 60 डेसिबल। 60 डेसिबल की तीव्रता तक मनुष्य जो है
उसके लिए सेफ है, समझ सकता है, सुन सकता है। इससे ज़्यादा या कम होगा तो मनुष्य के लिए ये हानिकारक होता है, ठीक है। तो आपकी जो ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए वो आपका 60 तक हो सकता है, ठीक है, इतना स्तर तक ठीक है। और WHO जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो आप इसके अनुसार जो है मनुष्य के लिए अच्छा बताया गया 45 dB तक, ठीक है, 45 डेसिबल तक जो है मानव के लिए ये सही कहा गया। तो याद रखिएगा, अगर सवाल पूछेगा कि WHO के अनुसार जो है मानव कितना डेसिबल तक की आवाज को सुरक्षित महसूस करेगा, तो ये 45 होगा। और अगर ऐसे नॉर्मल पूछे तो ये 60 डेसिबल तक कहा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। तो नेक्स्ट आपका है डॉपलर का प्रभाव। तो डॉपलर का प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, आपको पीछे ही बताए थे। फिर कह रहा है ध्वनि तरंगें सर्वाधिक गति करती है। तो यहाँ देखिए ठोस में पहला ऑप्शन होगा, द्रव, गैस और निर्वात है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि जो होती है ठोस में ही गति करती है, तो आपका आंसर ठोस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि जो है नहीं गुजर सकती, तो ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए आपका माध्यम की जरूरत होती है। देखिए लास्ट सवाल 2 और आपका बच रहा है। कह रहा है निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। देखिए यहाँ पे दिया है वायु है, जल है, लकड़ी है और निर्वात है। तो जान रहे हैं कि जो आपका ध्वनि की चाल है वो आपका सॉलिड में ज्यादा होता है, ठोस में ज्यादा होता है। इस प्रकार से लकड़ी में ही इसका सही होगा, सही जवाब, क्योंकि लकड़ी ठोस है। इसके बाद पराश्रव्य तरंगे ध्वनि वे तरंग ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है पराश्रव्य। पराश्रव्य का मतलब है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो होगी वो पराश्रव्य तरंगे होगी, ठीक है। तो ये था ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपसे आज चर्चा किया गया। और इस तरह का सवाल आपके पारा मेडिकल एग्जाम में हो, चाहे पॉलिटेक्निक के एग्जाम में हो, या आप किसी रेलवे वगैरह के एग्जाम देते हैं, कोई भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आप बैठते हैं, तो इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है। और इस तरह का छोटा छोटा जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया उस न्यूमेरिकल पे फोकस करिएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके आने वाले एग्जाम में अक्सर पूछे गए और पूछे जाते हैं। और इस बार भी जब एग्जाम होंगे तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो आप इसको आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा है। तो कहीं पे कोई दिक्कत आता है फिर से आप वीडियो पे जाकर के बैक करके अच्छे से इसको देखिए, नोट करिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई फिर भी परेशानियां हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका जो भी उचित जवाब होगा वो आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हो, ताकि और बच्चों का जो समस्या है वो धीरे धीरे सही हो सके और कुछ और बच्चों को इस वीडियो से मदद मिल सके। और जब आप वीडियो देखते हो और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ताकि आपका जो लाइक आता है इससे पता चलता है कि वीडियो पे कितना अच्छा इफेक्ट मिल रहा है और कितना आपके लिए ज़रूरत है, कितना आपको ये वीडियो काम आ रहा है, ये सारी बातें पता चलता है। तो आपके और भी इस तरह का जो वीडियो होगा आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।